जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी टेट की परीक्षा 4 और 5 जुलाई में होना है और उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग हिंदी का भाग दूसरा देखने वाले हैं, जो कि जिसमें हम लोग 30 उच्च स्तरीय प्रश्न एमसीक्यू देखेंगे। ये एक मॉक टेस्ट के रूप में है, आपकी तैयारी कंप्लीट कराएगा। 100% आप लोगों को बेहतर नंबर दे करके जाएगा। इस तैयारी के क्रम में क्लास को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अवश्य शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द पूछा गया है। शब्दों को उनके रचना के आधार पर, उनके उत्पत्ति के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर, उनके अर्थ के आधार पर 4 आधार पर बांटा जाता है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज ये 4 शब्द होते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत के सेम शब्द हों। तो क्या इसमें आग है, आँख है, अग्नि है या दूध है। तो मित्रों इसमें अग्नि, जो कि संस्कृत का ठीक वैसा ही शब्द है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिन रात शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। दिन रात, अगर इसका विग्रह करें तो दिन और रात होगा। और अगर हम लोग देखें तो दिन का विलोम रात है, ये एक विशेष पहचान है। द्वंद्व समास का एक विशेष पहचान है कि पहले पद का विलोम दूसरा पद होता है। अगला है, जो जानने में रुचि रखता हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ग्रंथकार, जिज्ञासु, पाठक या ग्रंथप्रिय। तो मित्रों जो जानने में रुचि रखता है उसको एक शब्द में जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया। राम ने खाया वाक्य में कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अधिकरण कारक। तो कारक कुल मिलाकर के संस्कृत में, हिंदी में होते हैं 7। हिंदी में 7-8 होते हैं, मतलब संबोधन कारक भी होता है तो 8 कारक होते हैं, जिसमें कर्ता ने होगा अगर चिन्ह तो कर्ता कारक है, तो राम ने है। कर्म इसमें कुछ है नहीं, क्या खाया तो पता नहीं, किसके द्वारा ये भी नहीं है, और अधिकरण यानी में पे पर होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरतम शब्द में कौन सा भेद है। विशेषण है कि विशेषण का उत्तमावस्था है या फिर क्रिया है या फिर संज्ञा है। तो मित्रों सुंदरतम शब्द विशेषण का उत्तमावस्था है। अगला प्रश्न है, अभिलाषा का विलोम है। अभिलाषा का विलोम क्या होता है। इच्छा, कामना, विरक्ति या आकांक्षा। अभिलाषा मतलब इच्छा, कामना मतलब भी इच्छा होता है और आकांक्षा मतलब भी इच्छा होता है, लेकिन विरक्ति मतलब कि किसी भी चीज़ से दूर हट जाना, चले जाना। अगला प्रश्न है, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अमर, अचल, अटल, अजर। तो जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द होगा अमर। क्या होगा मित्रों? अमर होगा। अगला प्रश्न है, कम बोलना मुहावरे का अर्थ है। मौन रहना या सोच समझकर बोलना या फिर चुप रहना या धीरे बोलना। तो कम बोलना का अर्थ होगा सोच समझकर बोलना। क्या होगा मित्रों? सोच समझकर बोलना। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ क्या होगा। बहुत परिश्रम करना, झगड़ा करना, भाग जाना या फिर डर जाना। तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। क्या होगा मित्रों? बहुत परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है। नीर, वारि, तोय या वायु। तो नीर, वारि और तोय ये जल के पर्यायवाची हैं, लेकिन वायु शब्द क्या है, ये अलग शब्द है, यानी हवा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, सरल वाक्य है, इसमें से कौन सा है। वह पढ़ता है और लिखता है, जब वर्षा हुई तब हम रुके, राम विद्यालय गया, या फिर जो लड़का आया वह मेरा भाई है। तो मित्रों इसमें अगर हम देखें तो जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और साथ ही साथ एक ही विधेय हो, यानी एक कर्ता और एक विधेय हो, तो ये आपको मिल रहा है राम विद्यालय गया। बाकी इसमें देखें वह पढ़ता है और लिखता है, तो दो दो क्रिया मिल रही है। इसमें जब वर्षा हुई तब हम रुके, तो इसमें दो कर्ता दो क्रिया मिल रही है।
अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य मतलब जुड़ा हुआ वाक्य कौन सा है? वह ईमानदार है, वह आया और चला गया, जो आया वह चला गया, वर्षा होने पर फसल अच्छी हुई। वह ईमानदार है, ये सरल वाक्य है, और वर्षा होने पर फसल अच्छी हुई, ये भी सरल वाक्य है। जो आया वह चला गया, ये आपका मिश्रित वाक्य है, और वह आया और चला गया, ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यह वाक्य है सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है या फिर आज्ञार्थक है? तो मित्रों ये कैसा वाक्य है? ये आपका मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से जो वाक्य गलत हो उसको चुनाव करना। वह मुझसे मिला, मुझे पुस्तक चाहिए, उसे भूख लगी है, मैं तुमसे बड़ा है। तो मैं तुमसे बड़ा है नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ होना चाहिए, इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पढ़ाई करना में करना शब्द क्या है? मुख्य क्रिया है कि सहायक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है? तो मित्रों इसमें करना शब्द जो है ये आपका सहायक क्रिया है, और दोनों पढ़ाई करना दोनों मिलाकर के संयुक्त क्रिया है, और पढ़ाई मुख्य क्रिया है, प्रेरणार्थक इसमें है नहीं। अगला है रामचरितमानस के रचयिता हैं, कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर मीराबाई? तो मित्रों रामचरितमानस तुलसीदास जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसने जो इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है, और कह सकते हैं कि यह अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है, कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या कबीर? तो छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी हैं, लेकिन कबीर जी क्या हैं? तो कबीर जी भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी की विधा बताना है, नाटक है कि महाकाव्य है कि उपन्यास है कि कहानी है? तो मित्रों कामायनी जो है आपका ये महाकाव्य विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है गोदान, गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद जी, जैनेन्द्र कुमार या फिर निराला या रेणु? तो मित्रों गबन, गोदान, सेवा सदन, परीक्षा, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए रचना हैं। अगला प्रश्न है साकेत के रचयिता हैं, साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद या फिर निराला? तो मित्रों साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और इसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या होता है मुख्य उद्देश्य? नियम रटाना, संप्रेषण क्षमता का विकास या फिर केवल लेखन या केवल पठन? तो मित्रों भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है संप्रेषण क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है, क्या है? व्याख्यान विधि, व्याकरण विधि, मौखिक एवं क्रियात्मक विधि या फिर अनुवाद विधि? तो मित्रों अगर प्राथमिक शिक्षा स्तर पर हैं तो वहाँ पर मौखिक और क्रियात्मक विधि होनी चाहिए, अर्थात मौखिक उनसे बताएं और कार्य करवाएं। अगला प्रश्न है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये हैं, क्या है? भाषा के रूप, भाषा कौशल या भाषा के अंग या फिर व्याकरण के नियम? तो मित्रों ये सभी हैं आपके भाषा कौशल। भाषा के रूप में अगर देखें तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न है बालकों की शब्द संपदा बढ़ाने में सहायक है, क्या सहायक है? निबंध लेखन, कहानी कथन, व्याकरण अभ्यास या फिर अनुवाद? तो बच्चे अगर कहानी कहेंगे तो उनकी शब्दों की जो संपदा है वो बढ़ेगी। अगला प्रश्न है भाषा सीखने की प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चे किस प्रकार से भाषा सीखते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले सुनेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे? सुनेंगे तो सुन करके फिर बोलना सीखेंगे, तब फिर पढ़ना सीखेंगे, और लिखने की प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए चौथे नंबर पर लिखना जाएगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये आपका हो जाएगा भाषा सीखने की प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया। अगला है मित्रों बालक पुस्तक पढ़ रहा है, काल है, क्या है? भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि भविष्य काल है या फिर पूर्ण काल है?
तो मित्रों बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका क्या है, ये वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है समानता शब्द में प्रत्यय है। समानता शब्द में कौन सा प्रत्यय, कर्ता या फिर ता या फिर व्यय। तो मित्रों समानता के अंत में समान शब्द में ता प्रत्यय जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर ता आपका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है जो दूसरों का भला करता हो के लिए एक शब्द है, परोपकारी, परहित, सेवक या फिर दयालु। तो जो दूसरों का भला करता है उसे एक शब्द में परोपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, परोपकारी। अगला प्रश्न है आम गुठलियों के दाम। यह है, क्या है भैया, लोकोक्ति है कि मुहावरा है कि कहावत है कि अलंकार है। तो मित्रों आम गुठलियों के दाम, ये एक प्रकार की कहावत है जो लोग कहते रहते हैं कि मतलब जो हम काम कर रहे थे वो तो उसका लाभ तो मिला ही, साथ ही साथ अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में TLM का अर्थ है, क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टोटल लर्निंग मेथड या फिर टीचर लैंग्वेज मॉडल या फिर टेक्निकल लैंग्वेज मेथड। तो मित्रों टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जिसका अर्थ होता है शिक्षण, लर्निंग का अधिगम और मटेरियल का सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, आपका ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने हिंदी के इन 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा है। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना ज़रूर बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही गया है या अगर कोई मांग है तो उसे भी आप लोग बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।